Good morning, student. It is video number 11 of chapter The Fundamental Unit of Life, class 9th, and today we discuss another cell organelle that is mitochondria. अब प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक और सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल समझते होंगे आप, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में आपको सिखाया होगा। अगर सिंगल पर्सन की बात होती है तो हम सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा पर्सन की बात होती है तो हम प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है। सुने मत, यानी कि जब हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन कलेक्ट हो जाएंगे उनको कलेक्टिवली को हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई? तो देखो, मान लो जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रियन है तो मैं इसको बोलूंगा माइटोकॉन्ड्रियन, बट अगर मेरे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन हो जाए तो मैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है। मतलब जब आप एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो आप उसको बोलोगे माइटोकॉन्ड्रियन, और जब एक से ज्यादा के लिए आप बात करोगे तो आप उसको बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड विद टू मेम्ब्रेन। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर अंदर की मेम्ब्रेन, जो कि आपको इस फिगर में नजर भी आ रहा है और यहाँ पर मेंशन भी है। ये ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, देखो नजर भी आ रही होगी। और इस आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर्स हैं, मतलब ये पोरस होती है। पोरस क्यों होती है? ताकि मटेरियल, गैसेस वगैरह इस माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जा भी सके और इससे बाहर आ भी सके एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अननेसेसरी नहीं, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी। इन पोर का रोल समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड विद द टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। फर्स्ट जो है मैंने आउटर मेम्ब्रेन लिखी है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोर्स मतलब उसमें माइन्यूट मींस छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ताकि गैस और रिक्वायर्ड मटेरियल का ट्रांसफर हो सके। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, अंदर मेम्ब्रेन भी होती है, which is deeply folded, काफी इसके अंदर जाके फोल्ड की फॉर्म में होती है। समझ में आ रही बात? फोल्डिंग तो समझते होंगे आप। ये फोल्डिंग जो है ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखी है, ये फोल्डिंग हमने न्यूक्लियस में भी देखी है। वहां पे हमने उस फोल्डिंग को सिस्टरने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिस्टरने। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं उसको, और हम उसको क्रिस्टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। समझ में? सिर्फ नाम चेंज किया, बात वही है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फोल्ड्स थी, फोल्ड की फॉर्म में। फोल्ड तो समझते होंगे ना, टैब बिछा देना, ठीक है, ऐसे फोल्ड की फॉर्म में थी। वहां हम उसको बोलते थे सिस्टरने, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्रिस्टी। ये काफी डीपली सीटेड होती है, मतलब काफी अंदर होती है। ठीक है, अब एक बात और नोट करने की, देखो ये जो आपको सरफेस एरिया नजर आ रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन का है, और ये इतना ही है जितना एक्चुअली में आपको नजर आ रहा है। बट ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर मैं इसको बाहर निकालकर ऐसे स्ट्रेच करूं, खींचूं, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना इनर मेम्ब्रेन का। क्यों? क्योंकि ये फोल्ड की फॉर्म में है और ये डायरेक्ट सीधी है ना। तो इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया होता है वो आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा होता है। तो यहाँ मैंने नोट करके मेंशन भी किया है, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन तो स्ट्रेट है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स की फॉर्म में है। अगर उन फोल्ड को मैं स्ट्रेच करके खींच कर सीधा करूंगा तो ऑब्वियसली इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद के एंजाइम्स होते हैं। इस लिस्ट को हम चाहे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, खुद का अपना, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, दे हैव देयर ओन
एंजाइम्स, देयर ओन एंजाइम्स। इनके पास अपना खुद का एंजाइम भी होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है, खुद का डीएनए भी होता है। और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ मेंशन भी है, हेंस सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, स्ट्रक्चर में आपको राइबोसोम भी नजर आ रहा है। ये मैट्रिक्स सरफेस बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन का अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड की फॉर्म में होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो ही मेन फंक्शन है, और वो है दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है दे एक्ट एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक हमने जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान से करना होगा। तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का फूड स्टफ होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का फूड स्टफ होता है, ठीक है, लाइक शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस O2 सिंबल होता है ऑक्सीजन का, प्लस का मतलब ऐड हो गया। हम देखो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। उसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम सांस खींचकर अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का फूड स्टफ था, उसने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेकर उसने क्या किया, ऑक्सीजन लेकर उसने ऑक्सीडेशन किया। जब ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और इसके पास अपने खुद के एंजाइम्स तो है ही हैं, एंजाइम्स ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस में बनती है सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी। बात समझ में आई? क्या किया, दोबारा बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना फूड स्टफ था, उसने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीडेशन किया एंजाइम की हेल्प से, और प्रोडक्ट में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन पोर की हेल्प से बाहर निकाल देगा, वाटर को भी पोर की हेल्प से बाहर निकाल देगा, और वहां पे टारगेट कर देगा जहां पर उसकी नीड है। सिमिलरली ये जो एनर्जी बनी है, ध्यान से सुनने वाली बात है, ये जो एनर्जी यहाँ पर बनी है, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। बात समझ में आई? तो ये जो एटीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, किसकी, एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, ठीक है। हम चाहे तो इस एटीपी मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी। करेंसी तो आप समझते होंगे, ठीक है, नोट्स, एनर्जी करेंसी हम इसको बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी है इसको सेल यूटिलाइज कर लेता है, सेल यूटिलाइज दिस एनर्जी टू मेक केमिकल्स, ठीक है, टू मेक केमिकल्स, टू डू मैकेनिकल वर्क, टू डू मैकेनिकल वर्क, ठीक है, टू डू वेरियस सेल एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सेट्रा। बात समझ नहीं आपको? मैं रिपीट कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का फूड स्टफ था, उसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, वाटर जहां पर नीड होती है वहां पर पहुंचा दिया जाता है, एनर्जी को भी यूज किया जाता है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज करता है सेल टू डू वेरियस केमिकल एक्टिविटीज,
मैकेनिकल वर्क एंड टू मेक केमिकल्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। बात समझ आई? इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस वर्ड कहाँ यूज होता है? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारे घरों में आती है, उसको हम यूज करते हैं, है ना। जैसे आपके सबके घर में एक इन्वर्टर होगा और उस इन्वर्टर के साथ एक बैटरी है। वो जो इन्वर्टर के साथ बैटरी, आप उसको पावर हाउस बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है। वो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो जब एक्चुअली में पावर स्टेशन से बाहर से लाइट नहीं आती है ना। तो सिमिलरली हम चाहें तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोल देते हैं। ये क्वेश्चन मैं अब आपको बताता हूं कैसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिलहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट इसके दो फंक्शन पता होना चाहिए। अब देखो, रेस्पिरेशन मैंने बताया था, सांस को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब क्योंकि ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन ने किया है तो इसको बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में बात? सेल के विदिन जो रेस्पिरेशन हुआ, देखो रेस्पिरेशन हुआ ना, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया था आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। हम भी तो यही करते हैं रेस्पिरेशन में, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसने भी तो यही किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। तो ये भी क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन को सिंपल रेस्पिरेशन बोला जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंस है। तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया टेक ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट्स फूड स्टफ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. Its full form is adenosine triphosphate. This energy is utilized by the cell to do various mechanical work and to make chemicals. That's why the mitochondria is known as powerhouse of the cell. तो ये 3 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके फंक्शन आ सकते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म आ सकती है। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको टिक करना होगा। सिमिलरली एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, याद रखना एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, and which cell organelle is known as powerhouse of the cell। तो इन्हीं के साथ आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।